गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 12। बात तो तब है जब बिक जाए। ये जो लेसन है बेटा, ये समाज के बारे में है जो सत्य, निर्भीकता, कर्मठ और आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। और ये जो लेसन है, ये कवि बाबा नागार्जुन के बारे में है, जो उन्होंने साक्षात करते हुए बताया था, दिखाया गया है। साक्षात का मतलब जानते हैं ना आप? इंटरव्यू जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उसके रूप में ये लेसन बताया गया है, सुनाया गया है। अब इस लेसन के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या उन्होंने ऐसा कहा। ये प्रसिद्ध कवि बाबा नागार्जुन से बातचीत के बारे में है, जब हम उनसे साक्षात करते हैं, प्रश्न करते हैं और फिर उसका उत्तर देते हैं। बाबा नागार्जुन आज सिर्फ जन कवि कहकर नहीं रह गए हैं। वे खुद बाबा को भी यह नापसंद है कि बाबा अपने को जनता के कवि मानते हो। बाबा को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि लोग मुझे अपना कवि माने। वो सिर्फ इतना ही नहीं कहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग मेरी बात को समझे, ना कि मुझे ये कोई महान कवि है, मुझे कोई ख्याति नहीं चाहिए। तो इसी के बारे में ऐसा कुछ बताया गया है। 80 साल की उम्र में भी उनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति, यानी कि चारों तरफ वो घूमते रहते हैं। चार बाग रेलवे स्टेशन पर गंगाराम कुली से लेकर इंदिरा नगर में कवि, लेखक और उनके प्रिय वीरेंद्र यादव के घर पहुंचने से पहले टेम्पो में हनीफ तक के गपियाना बिहार में कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ उनको पता रहता है। ये काव्य को या कविता को लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना, कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, सब चीज़ों की जानकारी रखना। जानना लालू यादव क्या पी रहा है, क्या नहीं, पूर्वी यूरोप में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें बाबा कहना चाहते हैं। बाबा का कहना है कि घुमक्कड़ तो है ही वो, मुझे आगे जीने की इच्छा देता है। घुमक्कड़ीपन जो है, घूमना, चारों तरफ के बारे में जानकारी देना, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ना जाने कितने लोग मैं अभी मिलता हूँ, कितनी जानकारी प्राप्त करता हूँ, पता नहीं किन मजदूरों से, किन क्षेत्रों से, किन छात्रों से क्या मिल जाए, यानी किससे क्या सीखने के लिए प्राप्त हो जाए। बाबा जी कहते हैं कि मेरे जीवन में मेरे जैसे कवि के लिए घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक हम दूर दराज नहीं जाएंगे, चीज़ों को नहीं देखेंगे, उनसे अपना एक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, तो उसके बारे में हम लिख नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। मुझे रचनात्मक ऊर्जा मिलती है उनसे, यानी कि कहानी करने का एक हमें प्रेरणा मिलती है। लगभग 1 दर्जन कविता संग्रह व उनके बेटे, रतिनाथ की चाची, इमरतियाँ, जमातियाँ का बाबा, कुंभी पाक तथा उपन्यास को लेखक साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सर्वोच्च पुरस्कार भारत भारती से सम्मानित बाबा हैं, यानी कि इतना चीज़ें उनको मिली हुई हैं। बाबा ऐसे ही विवादित ना रहो। इंदु जी, क्या यह आपको ऐसा चर्चित कविता लिखने वाले इस रचनाकार ने जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भारती का पुरस्कार प्राप्त किया, तो साहित्य कार्य की नाक भौहें सिकुड़ी, यानी कि इनको कैसे मिल गया? मतलब जो बहुत लोग ऐसे सोचते कि हमें ये अवार्ड मिला, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उनको दिया। जनसत्ता से प्रकाशित सती कांड तथा संपादकीय के विरोध में लेखक पत्रकारों को मोर्चा संभाल, तो उस अवसर पर जारी जानकारी ने बाबा ने नंबर पर हस्ताक्षर किए। पर जब दबाव पड़ा तो यह कह दिया कि मैंने बिना पढ़े ही अपने दस्तखत कर दिए थे। लोगों ने बाबा की आलोचना भी की। अब प्रश्न करता है संपादक, यह जो उनके फ्रंट पे बैठा हुआ है। एक तरफ आपने देश भर में गली गली सॉरी मिस्टेक होगी पढ़ने में। एक तरफ अपने देश भर में गली गली, चौराहे चौराहे पर इंदु जी क्या हुआ आपको कविता लिखकर इंदिरा गांधी की जमकर आलोचना की और आपातकाल में जेल भी झेली। बाद में उन्हीं इंदु जी से आपने भारत भारती पुरस्कार ग्रहण किया। अब वो उत्तर देते हैं कि इंदिरा गांधी ने के शासक के खिलाफ मैंने कविताएं लिखी, यानी कि इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ, उनके अगेंस्ट उन्होंने कविताएं लिखी। जर्जर शासन, किस तरीके का शासन था, शासन की व्यवस्था, कविताएं लिखना मेरा धर्म था। शासन वो किसी का भी हो, लेकिन मैं सत्य को ही लिखता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। अगर वह समाज के अनुकूल नहीं है तो मेरे लिए विरोध का मुखर रहेगा, मैं उसका विरोध जरूर करूंगा। रही बात पुरस्कार की, वो जनता का पैसा है, अब उसने ही कर दिया, अगर वो मुझे मिला है तो बुराई क्या है? संसान मेरे तेवर जानता है, कि मेरी आदत जानता है कि मैं हमेशा सच को लिखता हूँ। ऐसे इसके बावजूद भी मुझे पुरस्कार दिया गया है, तो इसमें बुराई क्या है? फिर शासन में कई सारी चीज़ें मिलती हैं, तब है कि जब मैं बिक जाऊँ, यानी कि अगर मैं उनके दिए हुए पैसों पे बिक जाऊँ और उनकी हमेशा प्रशंसा करूँ,
तो यानी कि मैं बिक गया, और अगर मैं उनके अगेंस्ट लिखता हूँ उसके बाद भी मुझे नाम मिलता है तो यानी कि मैं सत्य पर के रास्ते पर चल रहा हूँ। उनके तेवर अलग अलग थे, मेरे तेवर पुरस्कार पाने के बाद भी बदले नहीं, चाहे कोई भी सरकार मेरा विरोध करे। प्रश्न, अब वो कहता है कि अब सवाल है कि वर्तमान सरकार का वीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व का कार्यालय, महंगाई आसमान छू रही थी, सांप्रदायिक शक्तियां भी सिहर उठी थी, हिंदू मुसलमान को मठधीश लड़वा रहे थे, हिंदू मुसलमान को सब लोग लड़वा रहे थे, आपस में अनेक मुद्दे थे जिसे देखकर लगता था कि सरकार दबाव में काम कर रही है। इस लिहाज से तो ये जरूरी है कि वीपी सरकार के चुनाव प्रचार के दौरान उनके समर्थन में कविताएं लिखी जाएं ताकि वो जीत सकें। अब उनकी लेखनी उनके विरोध में नहीं चल रही थी। अब उसका उत्तर देते हैं, वीपी सिंह के समर्थन में मैंने प्रचार किया तो समय की जरूरत थी, मैं व्यंग्य लिखता हूँ और जो कविता के रूप में सामने आता है, क्या वह वीपी सिंह सरकार को पूरा समय दिया हमने काम करने का? अभी तो सरकार में काम करते हुए 6 ही महीने हुए थे कि ऐसा लग रहा है जैसे एक बच्चा पैदल भी नहीं चल सका है और उससे सब कुछ छीन लिया कि 20-30 साल के संदर्भ में देखना चाहिए फिर सरकार को। नहीं, कुछ सरकार को कुछ समय तो देना चाहिए, लेकिन महंगाई का मसला था, चारों तरफ महंगाई थी, तो वो कहते हैं कि ऐसा मसला तो हमेशा ही रहता है जिससे वह परेशान है। मुझे लगता है कि यही हालत है कि महंगाई को लेकर सरकार की पिटाई हो जाएगी। इस पिटाई का पहला चरण उपचुनावों में हार से होगा, अगर ये चेत जाएंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो ये रोएंगे। दरअसल इनकी वजह हमारे प्रतिनिधियों का अपना लालच भी है, वे ट्रांसफर पेस्टिंग से ज़्यादा ध्यान रखते हैं जनता में जुड़े काम पर कम, जनता की महंगाई कम करने के लिए विधायकों व सांसदों पर जोर डालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से महाभारत सीरियल में प्रसारण के दौरान बिजली न आने पर बिजली वाले जनता को मार से डरते थे। इसी तरह जनता को भी उसी दबाव पर प्रतिनिधित्व का बनाना चाहिए कि अगर महंगाई पर रोक न लगाई गई तो उन्हें मार पड़ेगी। अब उनका प्रश्न होता है, सांप्रदायिक शक्तियां जो बड़ी हो रही हैं, ऊपर उछल रही हैं, आगे आ रही हैं, उनका क्या इलाज है? इस पर वो कहते हैं, इनका इलाज आप हैं, हम हैं। इन मठधीशों को हमें नहीं लड़वाना है, हमें शासन को काफ़ी शक्तिशाली बनाना है, लेकिन किसी धर्म जाति के साथ नहीं। वैसे इस मामले में विश्व हिंदू परिषद, बाबरी मस्जिद संघर्ष आलोचना कई समितियों की जा सकती है। जैसे हिंदू परिषद बाबरी कमेटी ने कहा, कहना होगा कि हमारे पहले गांव में मंदिर मस्जिद ठीक कराओ, फिर अयोध्या की बात करो। जनता का यह रोग मठधीशों को हतोत्साहित करेगा। अब वो कहते हैं कि वर्तमान सामाजिक हालात को आप किस संदर्भ में देखते हैं? इस पर वो उत्तर देते हैं कि समाज में हमारे सामने यह युगीन संकट है, सामाजिक प्रक्रियाएं कम हो गई हैं। वजह है कि जनता 2 जून से रोटी में लगी है, उसे रोटी की चिंता है, उसे 11 महीने बाद मकान खाली करने की चिंता है, उसके बेटे के रोजगार की चिंता है, उसे अपने झगड़े की चिंता है। ये सब हम धीरे धीरे विरासत में पूर्व संसार में थाली से परोस कर दिए हैं। उनकी खाई को और चौड़ा किया है। फिर इस समाज में जो हो रहा है वह विचित्र है, उथल पुथल है, कोई समीकरण बनने नहीं दे रहा है। चुनाव में दिखाया जाता है लोगों की प्राथमिकता बदली है, रोटी के बाद आदमी को लिपस्टिक व दारू चाहिए। दिखावे की जगह से ही आसानी से मिलने वाली चीज़ों को छोड़ा जाता है। पहाड़ी लड़के भागकर तराई में इसलिए आते हैं क्योंकि गांव में यदा कदा लौटने पर उनका सम्मान बढ़ता है, चाहे वे सड़कों पर बने ढाबों में बर्तन धोते हैं या गांव में शादी के वक्त पात्रता, उनकी यही पात्रता बढ़ जाती है, उन्हें अच्छी लड़की मिलती है। ऐसे तमाम बातें हैं, बहुत सी हैं। साहित्यिक गतिविधियां कम हुई व साहित्य रुझान कम हो गए हैं। अब वो कहते हैं कि अब बाबा आपकी साहित्यिक बात, आपकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कुछ लिखने की मेरी घुमकड़ी प्रवृत्ति है, मैं चारों तरफ घूमता रहता हूँ जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है। युवाओं में, गरीबों में, मजदूरों में, उन्हीं के बीच रहता हूँ और बूढ़ों के दर्द को समझता हूँ, उनके दर्द की प्रेरणा करता हूँ। अब दूसरा प्रश्न आता है, आपकी कविता की भाषा को लेकर भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी इस तरह की बातें क्या करते हैं? करने दो, पर मुझे लगता है कि जनता समझती है, सुनती है, तो उन्हीं भाषा में हमें लिखना चाहिए ताकि वो भाषा आराम से सरल हो, आराम से वो समझ सके। मैं भाषाई तेवर समझने का कोशिश करता हूँ। लोगों की बातचीत मेरी कविताओं के सब शब्द हैं, ये शब्द अपने आप निकल आते हैं, तो गढ़ के क्या करूँ? आज आप क्या लिख रहे हैं? कुछ नहीं, अब मेरी तो उम्र नहीं है, मैं तो आपकी तरह से रोज
बाल झाड़ू कुछ करने की कोशिश करूं, क्या ज़रूरत है? जब ज़रूरत होगी समाज में मेरी कविताओं की तो सहज ही सामने आ जाएंगी। इसके लिए बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। अब आपको प्रश्न आता है, आपके कवि के आगे गद्य की तरह कम ध्यान दिया है, ऐसा भेदभाव क्यों है? दरअसल गद्य के लिए जमकर बैठना पड़ता है, जबकि कविता में ऐसा नहीं है। मेरी प्रकृति विरुद्ध गद्य की है। गद्य में ज़्यादा महत्वपूर्णता मिलती है, यानी कि वो ज़्यादा गद्य या पद्य के रूप में नहीं लिखना चाहते, वो सिंपल भाषा लिखते हैं ताकि लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब प्रश्न आता है, पहले कुछ साहित्यिक गतिविधियां होती थी, समय मिलने पर लोग पढ़ते लिखते थे, पर दूरदर्शन के कार्यक्रम ने अब इस पर रोक लगा दी है। लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूरदर्शन की वर्तमान स्थिति आपकी पर क्या टिप्पणी, आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं दूरदर्शन जो है बुद्धि हत्या का केंद्र है, यानी बुद्धि को हर लेता है। इसलिए जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वहाँ पूछ लेता हूँ कि आपके घर में टीवी कितना चलता है। जहाँ आप ठहरेंगे वहाँ तो नहीं है, नहीं होगा ना। बाबा कहते हैं कहीं तो आशा की किरण कोई दिखती होगी। हाँ, आने वाले को लगता है युवा कुछ करेंगे, वे तकनीक की ओर आगे बढ़ेंगे, उन्हें राजनीतिक वितृष्ण हो रही है। आज बनिया एक लड़का भी एक तकनीकी धंधा करना चाहता है, इससे रोजगार पनपेगा, बेरोजगारी खत्म होगी और यह शुभ लक्षण है, सब और कुछ नहीं। तो ये जो आपका लेसन है ये एक व्यंग्य है, यानी कि सीधी सटीक बात करने वाले बाबा नागार्जुन के बारे में। वो जो हैं वो बहुत ही सरल भाषा में अपनी बातों को समझाना चाहते हैं। और अब आप इस लेसन से इसकी स्टोरी समझ ही गए होंगे। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आती, आप तो इसको दोबारा से शांति से बैठ के इसको रीड कीजिए। अगर आप इसे पढ़ेंगे नहीं तो आपको ये लेसन समझ में नहीं आएगा।